जय पुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरएएस मेंस ज्योग्राफी में जो आपका एक टॉपिक है ज्वालामुखी से संबंधित, उसके बारे में क्लास लेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ज्योग्राफी में मेंस में आपका जो सिलेबस है मेंस का, उसमें जो टॉपिक है ज्वालामुखी और भूकंप, इसमें आपको ध्यान रखना है ज्वालामुखी की इस्तेलाह आकृतियां नहीं पढ़नी है। बेथोलिथ, लेपोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में टू द पॉइंट तीन चीजें हैं भूकंप और ज्वालामुखी में। पहला है प्रकार, दूसरा है वितरण और तीसरा है प्रभाव। यानी हमें सिर्फ इन तीन चीजों पर ही ध्यान देना है। पहला आपका हुआ प्रकार, दूसरा हुआ वितरण और तीसरा हुआ प्रभाव। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो ज्वालामुखी से संबंधित होगी, ताकि आप मेंस में आपको कैसे लिखना, क्या पढ़ना, उस चीज पर आप ध्यान दे सको। तो सबसे पहले जो है हम लेंगे ज्वालामुखी, वल्केनो। यानी इस टॉपिक पर हम आज ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्वालामुखी की जो परिभाषा है वो क्या है आपके, हम किसको ज्वालामुखी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। तो मॉन्क हाउस जो है, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है, होम्स और मॉन्क हाउस की, अधिकतर मॉन्क हाउस की जो डेफिनेशन है आपके, वो ही मुख्यतः मानी जाती है। तो मॉन्क हाउस ने ये बताया कि ज्वालामुखी एक तरह से भूपरपट्टी पर निर्मित एक छिद्र यानी वेंट, जिसको वेंट बोलते हैं, एक छिद्र या वेंट है जिनमें से गर्म पदार्थ बाहर निकलता है, जिससे गर्म पदार्थ बाहर निकलता है, जिसको हम लावा कहते हैं। आंतरिक भाग में मैग्मा होता है, बाद में जब मैग्मा बाहर निकलता है तो उसके रासायनिक गुणों में बदलाव आ जाते हैं वायुमंडल, गैस और इनके संपर्क में आने पर, तो उसको हम लावा के नाम से जानते हैं। तो मॉन्क हाउस ने अपनी बुक लिखी थी, इस इनकी जो जियोमॉर्फोलॉजी पे बुक है 67 में, वो मैंने देखी है। तो इस बुक में जो डेफिनेशन है वही आपके सबसे प्रमाणित बुक और सबसे प्रमाणित डेफिनेशन इसकी मानी जाती है कि भूप्रपट्टी पर निर्मित एक छिद्र या वेंट जिनसे गर्म पदार्थ बाहर निकलता, उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो पहले हमने एक सिर्फ परिभाषा समझी, यानी भूप्रपट्टी पर निर्मित पदार्थ जिससे बाहर निकलते। फिर हमारी जो बात आती है ज्वालामुखी के कारण, इस्तेलाह आकृतियां, ये आपको नहीं पढ़नी है, ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आपके काम आता है, जिसमें हम ज्वालामुखी के कारणों में, आजकल प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से सारे कारणों की व्याख्या होती है, वो चीजें उसमें हम देखते हैं। दूसरा जो है आपका इस्तेलाह आकृतियां, जिसमें आंतरिक भाग में जो आपके अनेक प्रकार की जो चट्टानें निर्मित होती है, जिनको हम बेथोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक, फेकोलिथ कहते हैं। इसी तरह आपके कई और इस्तेलाह आकृतियां मिलती है, शंकु, जो अलग अलग प्रकार के परिपोषित शंकु वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे आपके उन एग्जाम में काम में है। आरएएस के सिलेबस में उनका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो हमें पढ़ना प्रकार, वितरण और प्रभाव। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी की क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा है। फिर हम बात करते हैं इसके प्रकार की, यानी ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स हम देखेंगे। ज्वालामुखियों के प्रकार। अब बात आती है ज्वालामुखी के प्रकार की। तो ज्वालामुखियों का जो टाइप्स है वो आपके, एक तो इस आधार पर है कि आपके उद्गार का तरीका क्या है, मोड क्या है, मोड ऑफ इरप्शन क्या है, और दूसरा जो है वो है आपके उद्गार की अवधि, पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। यानी एक तरफ तो है आपके उद्गार का तरीका और दूसरी तरफ है आपके उद्गार की अवधि। इन दो के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण किया गया है। उद्गार का जो तरीका, मोड ऑफ जो इरप्शन है, उसमें आपके आता है एक तो केंद्रीय उद्गार, जिसको हम केंद्रीय उद्गार कहते हैं। तो एक तो हुआ आपका केंद्रीय उद्गार, सेंट्रल इरप्शन, और दूसरा हुआ आपका दरारी उद्गार, जिसको हम बोलते हैं फिशर इरप्शन। तो ये तो हुआ आपका सेंट्रल इरप्शन और ये हुआ आपका
फिशर इरप्शन, दरारी उद्गार इसको बोला जाता है, या विवर उद्गार भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये, तो एक तो उद्गार का तरीका हुआ। अवधि के आधार पर हम इसके तीन भाग आप सभी जानते हो, जो सबसे कॉमन है। पहला हुआ आपका सक्रिय या जागृत, दूसरा हुआ आपका प्रसुप्त या जिसको हम बोलते हैं सुषुप्त, और तीसरा जो हुआ आपका मृत या शांत। ये हुआ आपका एक्टिव, ये हुआ आपका डोरमेंट, और ये हुआ आपका एक्सटिंक्ट, और ये एक्टिव। तो मोड ऑफ इरप्शन जो है उसमें आपके पहला हुआ केंद्रीय उद्गार, दूसरा हुआ आपका दरारी उद्गार या विवर उद्गार, और अवधि में हुआ आपका सक्रिय, प्रसुप्त और मृत या शांत। ये वाला जो क्वेश्चन है इस बार आरएस में पूछा था आपके मेंस में, कि दरारी उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों के उदाहरण भी दो और इसके बारे में बताओ। तो वो क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकार जो है वो मुख्यतः आपके दो भागों में विभाजित है, तरीका में और अवधि में। और ये जो उद्गार का तरीका है उसको हम केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार में बांट सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के कौन कौन से भाग है। तो आपके अगला जो इसमें टॉपिक आता है वो है केंद्रीय उद्गार। केंद्रीय उद्गार, इसमें मुख्यतः हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो लावा की श्यानता, विस्कोसिटी, और दूसरा आपके लिए ध्यान रखना है कि वो जो लावा है वो आपके किस प्रकार का है, अम्लीय है या क्षारीय है। इसके आधार पर हम इस केंद्रीय उद्गार की चीजों को हम ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। अब केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार है। सेंट्रल इरप्शन, इरप्शन का मतलब होता है जो नली है जिससे आपके ज्वालामुखी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक वेंट या नली है जिससे गर्म पदार्थ बाहर निकलता है। तो वो जो नली है जिससे ज्वालामुखी बाहर निकलते हैं, ज्वालामुखी पदार्थ यानी लावा बाहर निकलता है, या जो अंदर मैग्मा जो भरता है, तो वो किस तरीके से बाहर निकलता है। यानी कि वो या तो धीरे धीरे गति से बाहर निकलता है, उसकी विस्कोसिटी, या वो आपके पतला है या ठंडा है, या फिर वो तेज विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। तो उसके आधार पर हम इसके वर्गीकरण को देख सकते हैं। तो केंद्रीय जो उद्गार है उसमें हम जो सबसे पहली कैटेगरी हम रखते हैं यहाँ पे ज्वालामुखी की, वो आपकी आती है जिसको हम बोलते हैं हवाईयन प्रकार या हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। हवाईयन प्रकार ज्वालामुखी का यहाँ ये मतलब है, मैंने आप लोगों को यूएसए में, हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे तो बताया था कि हवाई द्वीप जो है यूएसए का एक राज्य है प्रशांत महासागर में। तो उस पर जो ज्वालामुखी है विशेष तौर से उस पे जो मैंने आपको बताया था, एक तो मोना किया या जिसको हम किलायू या हम किया ज्वालामुखी कहते हैं, और एक है आपका मोना लोआ। ये जो ज्वालामुखी है मुख्यतः हवाई द्वीप में मिलते हैं। तो उनमें जो आपके किस प्रकार का इरप्शन होता है उस आधार पर इनको हम हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। तो इनका जो उद्गार होता है वो थोड़ा शांत प्रकार का होता है। शांत प्रकार का उद्गार क्यों होता है? क्योंकि जो लावा है, मैंने बताया लावा के दो प्रकार होते हैं, एक तो अम्लीय हुआ आपका, और एक हुआ आपका बेसिक या क्षारीय। अम्लीय लावा वो है जिसमें सिलिका की मात्रा 70% से ज्यादा होती है, और सिलिका की मात्रा अगर 70% से ज्यादा होगी तो वो लावा गाढ़ा होगा, और जब लावा गाढ़ा होगा तो वो विस्फोट के साथ बाहर निकलेगा, क्योंकि उसको बाहर निकलने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। तो वो फिर भूपर्पट्टी या धरातल को तोड़कर बाहर निकलता है। और जो लावा क्षारीय होता है जिसमें 50% से कम सिलिका की मात्रा होती है, तो वो फिर धीमी गति से बाहर निकलता है। तो लावे की गाढ़ापन के आधार पर हम ये देखते हैं कि वो ज्वालामुखी कितना ज्यादा विस्फोटक है या किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि शांत प्रकार का यहाँ पे उद्गार होता है, क्योंकि यहाँ जो आपके सिलिका की मात्रा है वो लावा में कम है। और इससे पहली विशेषता तो हुई फिर हवाईयन के कि ये शांत प्रकार का उद्गार होता है, क्योंकि लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है। दूसरा, इससे निरंतर लावा प्रवाह होता है।
इसीलिए मैंने बताया कि दुनिया का सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, वो आपके हो गया मोना किया किया या किलायू। और ये भी बताया था कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी, यानी निरंतर लावा प्रवाह होने के कारण संसार का सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी या मोस्ट एक्टिव वोल्केनो वो आपके ये हुआ। तो हवाईयन प्रकार के ज्वालामुखी ये होते हैं, इनमें पतले रेशे के रूप में लावा निकलता है। तो उस रेशों को, जो वहां की हवाई की देवी है, पीली देवी, तो उसके बालों के समान पीले रंग के रेशे निकलते हैं। तो इसीलिए इनको प्लिनियन अलग ज्वालामुखी है और पीलियन अलग ज्वालामुखी है। या इनको सिर्फ इस ये कहते हैं कि पीली देवी के बालों के समान रेशों वाला ज्वालामुखी, वो दो अलग नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक तो है पिलनियन, वो विषुवत प्रकार के ज्वालामुखी को कहते हैं, और पीलियन ज्वालामुखी जो सबसे खतरनाक होते हैं वो अलग कैटेगरी, वो अलग आएगा। ये है पीली देवी के बालों के समान ज्वालामुखी, या हवाईयन तुल्य या हवाईयन टाइप वल्केनो। तो ये पेले के बाल नहीं है यहाँ फुटबॉलर के, कई जगह ऐसा लिख देते हैं या पढ़ लेते हैं अपन, वो गलत है। यहाँ पे हवाई द्वीप की जो देवी है उसका नाम है आपके पीली देवी। तो ये ध्यान रखना है कि पीली देवी के बालों के समान पतले पीले रंग के रेशे निकलते हैं, इसीलिए इसको आपके पीली देवी के प्रकार का ज्वालामुखी, और मुख्यतः ये हवाईयन प्रकार का ज्वालामुखी कहलाता है। तो ये शांत उद्गार वाले सबसे शांत जो ज्वालामुखी है, जितने भी पर्वत है उनमें आपके हवाईयन प्रकार के ज्वालामुखी आते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा जो कैटेगरी आपके दूसरे जो ज्वालामुखी है उनमें आपके आता है फिर जो इससे थोड़ा ज्यादा आपके तेज है, तीव्र है, जो हवाईयन से थोड़ा ज्यादा विस्फोटक है, उनको हम बोलते हैं स्ट्रोम्बोली, तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली आप लोग सभी जानते हो कि आपके भूमध्य सागर में है। इटली का जो लिपारी द्वीप है इस पर यह स्थित है। तो लिपारी द्वीप पर स्थित जो ज्वालामुखी है उसका नाम आपके है स्ट्रोम्बोली। ये जो स्ट्रोम्बोली है, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस भी कहते हैं, प्रकाश स्तंभ आपके समुद्र तट पर लगाए जाते हैं ताकि रात को जहाजों को तट का पता चले। तो स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी उससे थोड़ा सा ज्यादा विस्फोटक होता है, तुलना में हवाईयन की तुलना में, आपको यह ध्यान रखना है। हवाईयन की तुलना में ज्यादा विस्फोटक है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सिलिका की मात्रा जो लावा में है थोड़ी अधिक है। लेकिन जैसे ज्वालामुखी पर्वत होता है आपके, ये शंकु हुआ ज्वालामुखी, और ये आपके जो ज्वालामुखी नली कहलाती है, जिनसे मैग्मा अंदर आता है और लावा के रूप में बाहर निकलता है। ये जो मुंह होता है आपके, छोटे मुंह आपके क्रेटर कहलाते हैं, और अपर्दन या धंसाव से जो बड़े मुंह बनते हैं उनको हम कोल्डेरा कहते हैं। तो जब आपके यहाँ से लावा या मैग्मा जब बाहर निकलता है लावा, तो उसके साथ क्योंकि भूपटल टूटता है, और भूपटल टूटता है तो साथ में चट्टानों के टुकड़े भी निकलते हैं। तो वो चट्टानों के टुकड़े ज्यादा दूर नहीं जाते, यहीं गिरते हैं क्रेटर में ही। यानी कि ये कम विस्फोटक है, इतना ज्यादा विस्फोटक नहीं है कि ये चट्टानों के टुकड़े दूर तक पहुंचे। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि हवाईयन की तुलना में थोड़ा ज्यादा विस्फोटक होता है। स्ट्रोम्बोली लिपारी द्वीप इटली जो भूमध्य सागर में वहां पर स्थित है। और इस ज्वालामुखी की जो खास बात है कि इसमें जो चट्टानी टुकड़े बाहर निकलते हैं, जिनको पायरोक्लास्ट, ज्वालामुखी बम, ब्रेसिया, ऐसे खूब सारे नाम हैं जो आपके स्थल आकृतियों में उनमें हम पढ़ते हैं। तो वो बाहर निकलते हैं तो वो क्रेटर तक ही गिरते हैं, इससे ज्यादा दूर नहीं गिरते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है मुख्यतः वो आपके कौन सा हो गया, स्ट्रोम्बोली ही हो गया। तो ऐसे ज्वालामुखियों को हम बोलते हैं स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। फ्यूजियामा जो है जापान का, वो भी लगभग इसी कैटेगरी का ज्वालामुखी माना जाता है आपके। तो दूसरा जो प्रकार हुआ वो आपके हुआ स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। फिर हम तीसरे नंबर पे पहुंचते हैं। थर्ड जो है आपका, उसको हम बोलते हैं वल्केनियन प्रकार का ज्वालामुखी। वल्केनियन टाइप वल्केनो।
बेसिकली जो है आपके वल्केनो नाम का ज्वालामुखी इटली में, उसी से ये शब्द पड़ा ज्वालामुखियों के लिए, वल्केनियन या वल्केनो कहते हैं। वल्केनो खुद ज्वालामुखी है इटली में। तो इटली में कोई रोमन देवता थे, उनके नाम पर वल्केनो नाम रखा गया। वल्केनो अग्नि के देवता माने जाते थे। तो इसी के आधार पर इस ज्वालामुखी का नाम भी पड़ गया वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी। इनमें जो लावा होता है गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होता है तो ये आपके, इसको ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए तो ये विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी यहाँ से शुरू होते हैं आपके। स्ट्रोम्बोली और हवाईयन थे, वो विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी नहीं थे, लेकिन यहाँ से आपके विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी शुरू होते हैं। इनमें तेज विस्फोट होता है, और विस्फोट होता है तो इसमें ऐसे गोभी के आकार का, फूल गोभी के आकार में आपके धुआं निकलता है जो ऊपर तक पहुंचता है। लेकिन इस धुएं का जो ऊंचाई है वो इसमें थोड़ी कम होती है, क्योंकि इतना ज्यादा विस्फोट नहीं होता कि वो आपके धुआं ऊपरी भाग तक पहुंचे। तो इस आधार पर एक अगला ज्वालामुखी, इन दोनों में अंतर ही यही है, इसी के आधार पर ही इनमें आपके अंतर किया गया है। तो ये जो ज्वालामुखी है ये फूल गोभी की तरह दिखते हैं, यानी कि गैस धुआं वगैरह जो है वो आपके वायुमंडल में पहुंचता है, लेकिन उसकी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती। और इस प्रकार का जो मुख्यतः ज्वालामुखी है वो एग्जाम्पल वल्केनो खुद ज्वालामुखी, और वो ज्वालामुखी आपके किस देश में हो गया, इटली में हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रोम्बोली तुल्य जो ज्वालामुखी है उनसे अधिक विस्फोटक के होते हैं। इनमें लावा जो है वो गाढ़ा होता है, विस्फोटक प्रकार के है, और इनमें जो आपके धुआं गैस राख है वो फूल गोभी के आकार से बाहर निकलते हैं। तो वो आपके वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी है, लेकिन इस धुएं की ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है। ये आपने इसलिए पढ़ा क्योंकि ये दोनों कंपैरिजन एक जैसे लगते हैं आपके। क्योंकि ये दोनों ज्वालामुखी लगभग आपके एक जैसे हैं। ये जो है इसमें भी जो राख है, धुआं है आपके फूल गोभी की तरह निकलता है, लेकिन वायुमंडल में बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जाता है, क्योंकि इनमें तो तीव्रता है वो इसकी तुलना में ज्यादा होती है। तो इन दोनों में अधिकतर अपन कंफ्यूज रहते हैं कि ये एक जैसे ही है, एक जैसे नहीं है। दोनों में ही फूल गोभी के आकार में धुआं गैस राख वगैरह निकलती है, लेकिन इसमें उनकी ऊंचाई कम होती है और इसमें ऊंचाई ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें मैग्मा जो लावा है वो और ज्यादा विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, क्योंकि इसमें गाढ़ापन इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इस वजह से ये ध्यान रखना, यही अंतर है इन दोनों के बीच में। ये जो विश्वव्यास ज्वालामुखी है ये इटली की मुख्य भूमि पर ही है आपके। जो इटली देश है यहाँ पे विसुवियस ज्वालामुखी मिलता है, तो उसी के नाम पर इसका नाम विसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी किया गया है। ये विसुवियस ज्वालामुखी जो है दुनिया का सबसे पुराना रिकॉर्डेड ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है। 79 ईस्वी में इसमें विस्फोट हुआ था। जो प्लिनी थे उन्होंने अपनी बुक नेचुरल हिस्टोरिका में इसका उल्लेख किया है। और जो प्लिनी थे रोमन जो आपके लेखक जिन्होंने भारत के बारे में भी लिखा है, तो उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी ली थी, और बाद में कहते हैं कि इसी ज्वालामुखी में ही गिरने से उनकी मौत हुई थी। तो उन्होंने जो आपके नेचुरल हिस्टोरी का लिखी थी, और इसमें इसका उल्लेख किया कि यहाँ विस्फोट हुआ था, और जो वो विस्फोट था वो आपके उसकी जो टाइम है वो आपके 79 ईस्वी माना जाता है। तो रिकॉर्डेड सबसे पुराना ज्वालामुखियों में से एक विसुवियस है, प्लिनी ने इसका उल्लेख किया है। इसकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा होती है, फूल गोभी के आकार का ये भी दिखाई देता है, और विसुवियस जो है वो इटली में स्थित है। इससे पोम्पोई नगर नष्ट हो गया था उस समय, यहाँ का साम्राज्य था जिसको हम पोम्पोई कहते हैं, जिसपे मूवीज भी आई हुई है। तो पोम्पोई नगर जो था वो इस विसुवियस ज्वालामुखी के कारण खत्म हो गया था। तो चौथा ये हुआ आपके। और पांचवा जो ज्वालामुखी है वो आपके सबसे ज्यादा विस्फोटक माना जाता है इन ज्वालामुखियों में, उसको हम बोलते हैं पीलियन प्रकार का ज्वालामुखी आपके। ये जो विसुवियस था, मैंने आपको बताया था, प्लिनी ने उल्लेख किया, तो विसुवियस को तो बोलते हैं प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी, प्लिनी के नाम पर। तो प्लिनी के नाम पर ये हो गया प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी। और ये जो पांचवा है इसका नाम है आपके पीलियन तुल्य ज्वालामुखी या पीलियन प्रकार का ज्वालामुखी। तो पीलियन प्रकार का जो ज्वालामुखी है आपके, ये सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है संसार में। सबसे ज्यादा
विस्फोटक अगर कोई ज्वालामुखी है तो वो ये है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गाढ़ा लावा जो है आपके इसी में होता है। ज्यादा जगह चाहिए तो तेज विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। जिस आइलैंड पे कभी होता है तो उस पूरे को ही नष्ट कर देता है ये। तो सबसे ज्यादा विस्फोटक ये होता है। इसको एक शब्द है इसके लिए, न्यूस आर्डेंट, जलता हुआ बादल कहते हैं या ज्वाला कहते हैं इसको। यानी कि इससे एवलांचे की तरह जैसे भूस्खलन होता है, ऐसे के ऐसा लावा पूरा चलता है, तो इसको न्यूस आर्डेंट या जलता हुआ बादल या इस नाम से भी जाना जाता है। पूरा का पूरा जो लावा है वो हमें ऐसे दिखता है जैसे बादल की तरह चल रहा है। तो जलता हुआ बादल या न्यूस आर्डेंट के नाम से जो जाना जाता है वो आपके ज्वालामुखी कौन सा हो गया? पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो सबसे ज्यादा विस्फोटक, सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है वो आपके माने जाते हैं पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी। और इसका नाम जो था वो इस ज्वालामुखी के आधार पर पड़ा, कैरिबियन द्वीप में सेंट मार्टिन एक द्वीप जो है, जिसको कैरिबियन का पेरिस कहते हैं। तो सेंट मार्टिनिक द्वीप जो है आपके कैरिबियन सागर में, वहां पे 1902 में इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि उस द्वीप पर लगभग आपकी सारी की सारी जनसंख्या थी वो नष्ट हो गई आपके। यानी कि सेंट पीरी जो नगर था वो पूरा नगर ही नष्ट हो गया आपके। केवल दो आदमी बचे थे, एक तो विश्व भ्रमण पे गया हुआ था और एक दूसरा दूर खड़ा था। सिर्फ वहां की जो जनसंख्या थी उसमें से सिर्फ दो लोग जिंदा बचे थे। पूरा का पूरा नगर इसके नीचे दब गया था आपके। तो सेंट मार्टिन एक द्वीप पे पीली प्रकार का जो ज्वालामुखी विस्फोट था वो 1902 में हुआ था। तो ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है। इसी कैटेगरी का एक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, क्राकातोआ। और 1983 में, सॉरी 1883 में, 1883 में यहाँ इतना भयंकर विस्फोट हुआ आपके सुंडा के पास कि वो पूरा का पूरा आइलैंड ही उड़ गया आपकी। अब इसका सिर्फ अवशेष बचा है जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था। तो क्राकातोआ जो था वो भी भयंकर विस्फोट वाला। कहते हैं कि ये आपके इंडोनेशिया में स्थित था और इसकी आवाज पश्चिम में टर्की में सुनाई दी और पूर्व में चिली देश में सुनाई दी, पूरे प्रशांत को पार करके। तो इतने भयंकर विस्फोट वाले जो ज्वालामुखी है वो आपकी इस कैटेगरी में आते हैं जिसको हम बोलते हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। यानी कि हम अगर मोड देखें, आपके इनकी उद्गार का तरीका देखें, तो तरीका में जो सबसे पहला है आपके केंद्रीय उद्गार, उस आधार पर हम इन ज्वालामुखियों को कुल मिलाकर कितने भागों में बांटते हैं? तो आपके हो गए 5 प्रकार। तो एक बार हम इनको लिख लेते हैं कि ये प्रकार हुए आपके 5। पहला जो था हवाईयन तुल्य, इसके एग्जाम्पल मैंने बताए मोनाकिया और मोना लोआ। दूसरा हुआ आपका स्ट्रम्बोली प्रकार का ज्वालामुखी। तीसरा हुआ आपका वल्केनियन प्रकार का ज्वालामुखी। चौथा हुआ आपका विसुवियस, या इसको बोलते हैं पिलनियन प्रकार का ज्वालामुखी। और पांचवा जो है वो आपके हो गया पीलियन प्रकार का ज्वालामुखी। ये पीलियन प्रकार का नहीं है, ये तो पीली के बालों के समान रेशे वाला ज्वालामुखी है। तो ये केंद्रीय उद्गार के आधार पे तो ये हुए आपके, इनको हम बोलते हैं केंद्रीय उद्गार, सेंट्रल इरप्शन। दूसरा है दरारी उद्गार। ये ध्यान रखना, आपके दूसरी जो कैटेगरी मैंने शुरू में आप लोगों को बताई थी वो थी दरारी उद्गार। फिशर इरप्शन, जब आपके कोई एक ही प्लेट में अलग अलग गति होती है, गतिक भिन्नता होती है, तो उस प्लेट के अंदर अंतः प्लेटी दरारें डेवलप हो जाती है और उन दरारों से जो लावा बाहर निकलता है, तो उस तरह के हम उद्गारों को दरारी उद्गार कहते हैं। इनमें जो मुख्यतः बेसाल्ट लावा होता है जो दरारों के माध्यम से बाहर निकलता है। और बेसाल्ट लावा जो है, मैंने बताया था कि सिलिका की मात्रा 50% से कम होती है, तो ये विस्फोटक नहीं होता बल्कि शांत तरीके से बाहर निकलता है। इस दरारी उद्गार के आधार पर कौन से ज्वालामुखी है, तो हमने पूरा हमारा दक्कन ट्रेप देख सकते हैं महाराष्ट्र में। ये जो दक्कन ट्रेप है ये इसी से ही बना है। महाराष्ट्र का पठार जिसको हम बोलते हैं वो आपके पूरा का पूरा दक्कन लावा पठार ऐसे बना है, मालवा का पठार ऐसे बना है। ये जो शब्द है आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है लावा का लहरदार जमाव, जिसको हम ट्रेप कहते हैं। जैसे आप पढ़ लेते हैं, हर कोई बोल देता है कनाडियन सील्ड, कनाडियन सील्ड। अब उनको पूछे सील्ड का मतलब क्या है तो नहीं पता। सील्ड किसको कहते हैं? सील्ड का मतलब होता है लावे का एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में जमा होना, वो तो कहलाता है सील्ड। जैसे कनाडियन सील्ड या लॉरेंशियन सील्ड है आपके, वो भी ऐसा ही है, इसी का ही उदाहरण है। और जहाँ पे लावा
लहरदार जमा हो तो उनको हम ट्रैप कहते हैं। तो इसके उदाहरण एक तो दक्कन ट्रैप, मालवा ट्रैप, फिर आपके इसके उदाहरण में है ब्राजील का पठार, कोलंबिया का पठार, जिसको स्नेक पठार भी कहते हैं नदी के कारण, और मैंने बताया था लॉरेंशियन सील्ड, जिसको सील्ड कैसे किस लिए कहते हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। ये इसके एग्जाम्पल है। तो मैप में आपको ये बताने हैं। मुख्यतः ये पठार जो है वो आपके उदाहरण किसके हो गए? लावा पठार के उदाहरण हुए। यूक्रेन के पठार को भी हम इसमें रख सकते हैं। तो ये बेसाल्ट लावा से निर्मित है, जहां एक ही प्लेट में गतिक भिन्नता होने के कारण दरारों के माध्यम से लावा बाहर निकलना और उसका जमा होना, सॉलिडिफिकेशन होना, वो आपके कहलाता है फिशर इरप्शन या दरारी उद्गार। तो ये क्वेश्चन आरएएस में इस बार आया था 50 वर्ड्स का, उसमें ये लिखना था, और ये जो लिखा है 0 नंबर आएगा अभी एग्जाम में आपके, तो उसका आंसर ये था आपके। तो ऐसे हमने ज्वालामुखी को बताया कि पहला तो था इरप्शन का तरीका क्या है, यानी विस्फोट का तरीका क्या है, उसके आधार पर दो प्रकार थे। फिर है आपके उद्गार की अवधि, उसके आधार पर जो सबसे कॉमन चीज है हम सभी पढ़ते आए हैं आज तक, वो आपके ध्यान रखनी है। तो अवधि के आधार पर मैंने बताया 3 प्रकार के हो गए, और 3 आपको ध्यान है। पहला सक्रिय, एक्टिव या जागृत जिनको कहते हैं। दूसरा हो गया प्रसुप्त यानी डोरमेंट, जिनमें एक लंबी अवधि के बाद ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और तीसरे मृत या शांत, जिनमें लगभग विस्फोट की संभावना नहीं के बराबर है। तो ये आपके संसार में सबसे ज्यादा ये ज्वालामुखी है, लगभग 500 से भी अधिक जो है दुनिया में आपके कौन से ज्वालामुखी मिलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। एग्जाम्पल में आप खूब सारे आगे आएंगे, अपन लिखेंगे वितरण में इनके उदाहरण कौन कौन से है। जैसे इसमें दुनिया के अधिकतर ज्वालामुखी प्रशांत जो पैसिफिक बेल्ट है उसमें मिलते हैं। संसार में लगभग 78% जो है आपके सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं, बाकी 22% में ये आते हैं आपके प्रसुप्त और शांत। प्रसुप्त ज्वालामुखी हमने जैसे ओजोस डेल सलादो पढ़ा था, चिम्बेरेजो पढ़ा था। आपके मृत ज्वालामुखी में किलिमंजारो था, आपके रुवंजारो था, देवमंद को सुल्तान पोपा म्यांमार का, वो आपके आते हैं मृत ज्वालामुखी में। तो प्रसुप्त में फ्यूजियामा भी आता है, आगे अपन लिखेंगे। तो अवधि के आधार पर जो है वो हमें ये 3 ध्यान रखने हैं। 3 प्रकार हुए। तो प्रकार या वर्गीकरण जो है वो आपका ये पूरा एक पार्ट। अब दूसरा जो पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का वो है वितरण, यानी कि ज्वालामुखियों का वितरण बताना है आपको। वितरण जो है वो आप तभी बताओगे जब आपको दुनिया का मैप सही तरीके से बनाना आता है। और मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि ज्योग्राफी में जो भूगोल का मतलब ही है वितरण, और आपको अगर भूगोल में मैप बनाना नहीं आता है तो इसका मतलब आप भूगोल रट के बोलते हो या पढ़ते हो या पढ़ाते हो जो भी है। तो आपको ज्योग्राफी में मैप आपको बनाना आना चाहिए कम से कम। अब अपन मैप की बात करते हैं तो इसमें क्या चीज आती है, ऐसे हम देखेंगे कि वितरण जो है वो आपके महाद्वीपों के हिसाब से, और महासागर भी आ जाएंगे इसमें। ये आपकी होगी 0 डिग्री विषुवत रेखा।
ये आपका हो गया आइसलैंड। इसको, इन द्वीपों को विशेष तौर से हमें यहाँ ध्यान रखना है। ये आपका पापुआ न्यू गिनी हो गया, यहाँ पे फिलीपींस हो गया, और इसके नीचे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश हो गया, आपके न्यूजीलैंड वगैरह। थोड़ी जगह कम पड़ रही है अपनी, इसलिए हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। फिर आपके ये जो भाग है, ग्रीनलैंड वगैरह जो है, यहाँ से लेके ये अटलांटिक का भाग हो गया। तो मुख्यतः जो हम वितरण देखते हैं अब इस ज्वालामुखी का आपके कहाँ कहाँ पे है, तो उसके लिए हम ये ऐसे देख सकते हैं कि ज्वालामुखी का जब वितरण की बात आए, तो आपको देखना सबसे पहले जो है वो आपके आती है परिप्रशांत मेखला, जिसको बोलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। परिप्रशांत मेखला का मतलब हुआ ये जो प्रशांत का किनारा है आपके, कैलिफोर्निया की खाड़ी लेकर या बेरिंग जल संधि, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग, और क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, चपटी नहीं भाई, ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपके प्रशांत महासागर का ये पश्चिमी किनारा, ये पूरा भाग, यानी वो, और ये एक तरह से मेखला के तौर पे हो गया आपके। तो इस पूरे भाग को हम बोलते हैं परिप्रशांत मेखला। दुनिया के लगभग आपके दो तिहाई ज्वालामुखी जो है वो इस भाग में स्थित है, यानी अधिकतर संसार के ज्वालामुखी इसी भाग में है। क्यों है? क्योंकि ये जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं, और ये भी महाद्वीपीय प्लेटें हैं, और ये जो भाग है प्रशांत महासागरीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट जो होती है वो आपके बेसाल्ट से निर्मित होती है, महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट से निर्मित होती है। तो बेसाल्ट की डेंसिटी घनत्व ज्यादा होता है, ग्रेनाइट का कम होता है। इस वजह से बेसाल्ट वाली प्लेट नीचे धंस जाती है और ग्रेनाइट प्लेट ऊपर आपके। तो इस वजह से जब ये प्लेट नीचे जाती है, तो 100 किलोमीटर के नीचे मैग्मा चैम्बर है, अपर मेंटल का भाग, और जिसको बेनी ऑफ जोन कई और नामों से हम जानते हैं। तो इस वजह से ये पिघलती है तो अंदर लावा या मैग्मा भरता है, जिसकी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी मिलते हैं। तो ये अभिसरण प्लेटों का होता है आपके, एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट, जिनका अभिसरण हो रहा है। इस वजह से यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी स्थित है। इस भाग में मैंने बताया था अलास्का के ज्वालामुखी, कमचटका हो गया आपका, फिर सस्ता, रेनियर, हुड हो गए, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी हो गए मोना किया और मोना लोआ, पर आपके मेक्सिको का हो गया पोपोकेटेपेटेल, यहाँ पे ओजोस, यहाँ पे चिम्बेरे जो कोटोपेक्सी हो गया, इक्वेडोर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला देश हो गया, एंडीज सबसे ज्यादा ज्वालामुखियों वाली पर्वतमाला हो गई, ओजोस डेल सलादो, एकांका गुआ, सब ज्वालामुखी। इधर आपके अंटार्कटिका में एरेबस, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं एरेबस, तो वो भी आपके यहाँ पे हो गया, वो इस भाग में हुआ। इधर जापान जो है आपके, जापान देश में जो आपके है होन्सु द्वीप पर फ्यूजियामा हो गया आपके, फिलीपींस में माउंट ताल, मेयान, पिनाटाबू हो गया आपके, इंडोनेशिया का ब्रोमा हो गया आपके। तो ये इतने सारे ज्वालामुखी जो है वो आपके कहाँ मिलते हैं? परिप्रशांत मेखला वाले भाग में पाए जाते हैं। तो पहला जो भाग हुआ वो हुआ आपका परिप्रशांत मेखला, या इसको बोलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। इसको बोलते हैं दुनिया की अग्नि मेखला, अग्नि वलय, फायर गर्डल ऑफ द वर्ल्ड। तो वो आपके ये हुआ फायर गर्डल ऑफ द पैसिफिक। तो सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी आते हैं वितरण में, पहला आपने को ये लिखना है, फर्स्ट ये। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सक्रिय जो ज्वालामुखी है आपके, वो भूकंप में तो मध्य महाद्वीपीय पेटी आती है, लेकिन ज्वालामुखियों में आपके ये भाग आता है, ये जो मध्य अटलांटिक वाला भाग है, ऊपर यहाँ पे आपके आइसलैंड हो गया, और दक्षिण में यहाँ आपके हो गया बोवेट द्वीप। इन दोनों के बीच में एस आकार में जो आपके मध्य अटलांटिक कटक एक पूरी पर्वतमाला है, मैंने बताया था पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो आपकी मिड अटलांटिक रिज है। ये कॉन्टिनेंटल है, और ये पूरी अर्थ की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसका अधिकतर भाग समुद्र में डूबा हुआ है। तो इस पे आइसलैंड के ज्वालामुखी इसमें आते हैं, हेकला, लाकी, लाकी जो है
उसमें पतला लावा जिसको फिसर इरप्शन कहते हैं, दरारी उद्गार कहते हैं, लाकी विदर उद्गार है, हेकला जो है वो आपके यहाँ का मुख्य ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी हुए इसके आपके। फिर यहाँ पे बीच में एसेंसियन, यहाँ पे आपके हो गया सेंट हेलेना द्वीप जहाँ नेपोलियन को रखा गया था, बोवेट द्वीप। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे जो ज्वालामुखी वाले भाग है जो मध्य अटलांटिक कटक पे, ये आपके आपके दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि वितरण में मध्य अटलांटिक जो पेटी है वो आपके सेकंड नंबर पे आती है ज्वालामुखियों में। भूकंप में ये तीसरे नंबर पे आती है, ज्वालामुखी में दूसरे नंबर पे आती है। थर्ड जो पार्ट है वो आपके यहाँ से शुरू होता है और पूरा का पूरा यहाँ तक म्यांमार तक फैला हुआ है, जिसमें तीसरी जो पेटी है जिसको बोलते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसमें भारत के जो ज्वालामुखी है वो भी इसी का ही पार्ट है, बेरन और नारकोंडम। बेरन एकमात्र सक्रिय और नारकोंडम जो है वो प्रसुप्त अंडमान में। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी जो आपके आल्प्स पर्वतमाला से लेकर और म्यांमार तक फैली हुई है, इसमें अधिकतर ज्वालामुखी आते हैं। ये तीसरे नंबर पे आपके यहाँ पर भी दो प्लेटें आपस में मिलती है, नीचे महाद्वीपीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट है। तो इस वजह से भी यहाँ पर ज्वालामुखी और पर्वत स्थित है आपके। तो यहाँ पे इटली के जो है विसुवियस, वल्केनो, एटना, सक्रिय ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली अपन ने पढ़ा, वो सारे के सारे ज्वालामुखी इसमें आते हैं। टर्की की ऊंची चोटी अरारात, वो भी आपके इसी में आता है, अरारात शिखर भी। ईरान के को सुल्तान, देवमंद, जो आपके शांति अमृत ज्वालामुखी है वो भी इसी में आते हैं आपके। हिमालय में कोई ज्वालामुखी नहीं मिलता है, कारण ये है कि यहाँ पे भूपटल की मोटाई ज्यादा है, क्योंकि यहाँ दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती है जिससे डोम बन गया, गुम्बद जैसी आकृति बन गई, इसलिए मेग्मा उसको तोड़कर इतना बाहर नहीं आ पाता, इसलिए हिमालय में कोई भी ज्वालामुखी नहीं मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके म्यांमार में पोपो ज्वालामुखी हो गया आपके, माउंट पोपा। पोपो एक झील थी, हमने बोलिविया में पढ़ी थी। और यहाँ पे पोपा ज्वालामुखी जो एक तरह से मृत या शांत ज्वालामुखी है। और भारत के नारकोंडम और बेरन वो आपके आते हैं तीसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी में। चौथा जो है उसमें महान भ्रंश घाटी के ज्वालामुखी आते हैं आपके, जिसमें अफ्रीका के ज्वालामुखी है। तो महान भ्रंश घाटी हमने पढ़ी थी, ग्रेट रिफ्ट वैली। तो इसमें आपके यहाँ पे हो गए केनिया, एल्गन, किलिमंजारो, रुवंजारो, कैमरून, ये जो भाग है आपके अफ्रीका के कुछ ज्वालामुखी है वो इसमें आते हैं। अधिकतर महान भ्रंश घाटी के जो है वो एल्गन, केनिया, रुवंजारो, किलिमंजारो, वो जो ज्वालामुखी है वो आपके इसमें आते हैं। यानी वितरण को हम देखें तो मुख्यतः चार भाग हुए। सबसे पहला हुआ परिप्रशांत मेखला, दूसरा हुआ मध्य अटलांटिक, तीसरा हुआ मध्य महाद्वीपीय पेटी और चौथा हुआ महान भ्रंश घाटी। यानी हम इन चारों में वितरण को देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका वितरण। तो दूसरा टॉपिक हुआ वितरण। तीसरा जो है लास्ट, वो है आपके ज्वालामुखी का प्रभाव क्या है, आपके जो सिलेबस में है ज्वालामुखी का प्रभाव। तो भूकंप और ज्वालामुखी में आपको दो प्रकार के प्रभाव बताने हैं, एक होता है रचनात्मक और एक होता है विनाशात्मक। रचनात्मक प्रभाव में क्या आता है आपके, तो रचनात्मक प्रभाव में हम देखते हैं आपके ज्वालामुखी से एक तो गैसर, गर्म जल के स्रोत जिनको हम उष्णोत्स कहते हैं वो विकसित होते हैं। जैसे आपके व्योमिंग राज्य है यूएसए का, वहाँ पे ओल्ड फेथफुल गैसर है, योसेमाइट गैसर है, ऐसे गैसर है जहाँ से सोता जिसको कहते हैं गर्म पानी बाहर निकलता है। और ओल्ड फेथफुल को तो नेचुरल वॉच कहते हैं, क्योंकि हर एक मिनट यानी लगभग 62 सेकंड में आपके उसमें से पानी बाहर निकलता है। तो गैसर या उष्णोत्स वो होते हैं जहाँ से गर्म पानी बाहर निकलता है, या गर्म कुंड बनते हैं आपके, जैसे हिमाचल में हम मणिकरण और यहाँ पे देखते हैं तो पानी गर्म रहता है उनमें, तो वो इसके रचनात्मक प्रभाव है, ऐसी चीजें डेवलप होती है। गैसर या उष्णोत्स जो है वो बाहर आते हैं आपके, तो ये चीजें इनके रचनात्मक है। लावा निकलता है, तो इससे बेसाल्ट लावा से आपके पठार निर्मित होते हैं और उन पर काली मिट्टी जो रेगुर कहलाती है जैसे यहाँ, तो वो उपजाऊ होती है जहाँ पे कपास, गन्ने इनकी खेती की जाती है। तो लावा से आपके ये चीजें भी एक रचनात्मक प्रभाव में आता है कि पठारों का निर्माण रचनात्मक हुआ और उसमें काली मिट्टी का पाया जाना और उस पर किस प्रकार की कृषि होती है, तो ये चीजें। फिर कभी कभार मैसा बूटे बनते हैं आपके,
जब आपके मेसा बूटे वो होते हैं, सिप रॉक वगैरह यूएसए में मिलती है, तो बड़ा जब भाग होता है आपके, लावा जमा जमा होता है किसी चट्टान के ऊपर, तो मेसा कहलाता है। फिर धीरे धीरे अपर्दन होता है तो वो बूटे के रूप में आपके अस्तित्व में आता है। फिर आपके कोल्डेरा झीलें बनती है और क्रेटर बनती है। ये रचनात्मक प्रभाव आपको बताने, इसलाकत नहीं बताने, लेकिन ये रचनात्मक में है। जब ज्वालामुखी का छोटा मुंह वो आपके क्रेटर है, बड़े मुंह को हम कोल्डेरा कहते हैं। बड़ा मुंह उसी क्रेटर के धंसाव होने से, अपर्दन होने से निर्मित होता है। इनमें पानी भर जाता है तो झीलें निर्मित होती है, और ऐसी झीलें कोल्डेरा झील कहलाती है। जैसे महाराष्ट्र में बुल्डाना में लोनार झील है, पुष्कर है, ये आपके ऐसी कोल्डेरा झीलों के उदाहरण है। संसार की सबसे बड़ी टोबा है इंडोनेशिया में, कोल्डेरा झील है। क्रेटर जो है यूएसए में क्रेटर झील है आपके, जिनको व्यूवर झीलें भी कहते हैं। छोटी जो झील है वो क्रेटर झील कहलाती है। तो इस तरह की कई झीलें हैं जो हम झीलों में पढ़ेंगे, अलग से फिजिकल फीचर्स में दिए हुए हैं आपकी ज्योग्राफी में, झीलों के प्रकार वगैरह वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो हमें यह देखना है कि भाई रचनात्मक परिणाम क्या है। तो गेसर या उष्णोच, गर्म कुंड आपके बन गए, लावा, बेसाल्ट पठार, काली मिट्टी, मेसा बूटे, कोल्डेरा और क्रेटर, ये हुए। और विनाशात्मक प्रभाव जो है वो आप सभी जानते ही हो। इसमें आपके क्या होता है, जैसे जो मैंने बताया, सेंट पीरे नगर जो है वो नष्ट हो गया आपके। इसी तरह पोम्पोई नगर ध्वस्त हो गया। कई बार ऐसे होता है कि पर्यावरण में आपके इसके विनाशात्मक प्रभाव होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी गैसें निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी होती है। ज्वालामुखी विस्फोट होने से भी टेम्परेचर बढ़ता है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। तो इस तरह के जो है वो परिणाम आपके विनाशात्मक है। बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। आसपास में जब लावा मैग्मा निकलता है तो जैव विविधता, मानवीय क्षति तो होती है। तो ये सारे आपके प्रभाव आते हैं विनाशात्मक में। तो इस प्रकार आज की जो क्लास है, मुझे लगता है मेंस के लिए आपके फायदेमंद है, कि ज्वालामुखी का सबसे पहले तो हमने प्रकार पढ़ा, फिर हमने उसका वितरण पढ़ा, और फिर उसका प्रभाव पढ़ा। आपके सिलेबस में, आरएस में, मेंस में यही है, तो यही हमें पढ़ना है। धन्यवाद।